हेलो बाबू। तो लेक्चर नंबर 4 है ये आपका बीएससी 5वें सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 का पैरामीशियम का। इसके पहले आपने जो पढ़ा था लेक्चर नंबर 3 तक, उसमें आपने पढ़ा था उसके बिहेवियर से लेकर के न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन तक। अब आप पढ़ेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पैरामीशियम का वैज्ञानिक नाम जो होता है पैरामीशियम कॉर्डेटम है, ठीक है ना। तो इस पैरामीशियम कॉर्डेटम में जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेनली यानी मुख्य रूप से जो रिप्रोडक्शन होता है वह एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो जो पैरामीशियम है, ठीक है ना, पैरामीशियम उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? मुख्य रूप से उसमें रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल टाइप, ठीक है। तो एसेक्सुअल टाइप जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। बाबू पहले ये समझ लेना कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता क्या है। जैसे मान लो कि पैरामीशियम अगर इस तरह की लंबाई में है, लंबा सा, ठीक है ना, मान लीजिए कि इस तरह से पैरामीशियम है और इसके बीच में से इसे काट दिया जाएगा, तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन कहलाएगा? यानी बीच से काटेंगे और पैरामीशियम क्या भाग में डिवाइड हो जाएगा? 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से इसके 2 भाग बन जाएंगे, एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा। इसको कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है ना। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इसको कहा जाता है। तो अब देखेंगे जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है उसमें होता क्या है। पहले तो ये समझ लीजिएगा कि जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है उसमें जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम में न्यूक्लियस कितने होते हैं? 2 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक ना, 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस जो होता है, तो एक बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है उससे कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, और एक छोटा वाला न्यूक्लियस होता है जिसे कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। ध्यान दीजिएगा, पैरामीशियम के स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा है, उसमें 2 कंजक्टाइल वैक्यूल होते हैं, एक एंटेरियर कंजक्टाइल वैक्यूल होता है, एक पोस्टीरियर कंजक्टाइल वैक्यूल होता है। और ऊपर की तरफ जो होता है वो रेडियल कैनाल होता है और नीचे की तरफ जो होता है वो भी रेडियल कैनाल होता है। लेकिन एंटेरियर रेडियल कैनाल होता है, पोस्टीरियर रेडियल कैनाल होता है। तो कंजक्टाइल वैक्यूल प्लस रेडियल कैनाल एक के साथ ऊपर की तरफ होता है, उसी तरह से कंजक्टाइल वैक्यूल और रेडियल कैनाल नीचे की तरफ होता है। जो नीचे की तरफ होता है वो एक इंड पे चला गया, एक इंड पे चला गया, तो एक हो गया एंटेरियर, एक हो गया पोस्टीरियर इंड इसका। तो बाबू ये समझना कि इसमें जो 2 न्यूक्लियस होते हैं, तो एकदम मोटी मोटा ऐसा समझिएगा, कुछ नहीं समझ आ रहा तो ध्यान से सुनना कि जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये कौन सा है? वेजिटेटिव है, ठीक ना, ये वेजिटेटिव है। और वेजिटेटिव का मतलब हो गया कि माइक्रो न्यूक्लियस का काम पैरामीशियम के अंदर, यानी जो दीर्घ केंद्रक होता है, पैरामीशियम के अंदर जो दीर्घ केंद्रक होता है, इस दीर्घ केंद्रक का जो काम होता है पैरामीशियम के अंदर वो ये होता है कि पैरामीशियम की बॉडी के अंदर होने वाली उपापचय क्रियाएं, यानी पैरामीशियम की बॉडी के अंदर होने वाली उपापचय क्रियाओं का जो नियंत्रण या नियमन होता है, जो कंट्रोल होता है, वो किसके देखरेख में होता है? माइक्रो न्यूक्लियस के कंट्रोल में होता है, ठीक है ना। और पैरामीशियम के अंदर जितने भी रिप्रोडक्शन से संबंधित प्रोसेस होता है उसका कंट्रोलर कौन होता है? माइक्रो न्यूक्लियस होता है। हिंदी में कहते हैं दीर्घ केंद्रक, ठीक है ना, और इसको कहते हैं लघु केंद्रक, और इसका एक नाम है, इसको गुरु केंद्रक भी कहते हैं, इसे दीर्घ केंद्रक भी कहते हैं, और इसे लघु केंद्रक कहते हैं। और लघु केंद्रक का काम पैरामीशियम के अंदर, जो छोटा वाला केंद्रक होता है ना पैरामीशियम में, समझ रहे हैं, तो जो छोटा वाला केंद्रक पैरामीशियम में होता है उसका काम होता है कि पैरामीशियम के अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है उसका कंट्रोलर या उसका नियमन करना या उससे संबंधित वर्क करता है। और जो पैरामीशियम का बड़ा वाला न्यूक्लियस है जिसे माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, इसका काम होता है पैरामीशियम के शरीर में, यानी उसकी बॉडी में होने वाली तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिसके माध्यम से पैरामीशियम के अंदर रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म, चाहे जो भी प्रक्रियाएं पैरामीशियम के अंदर लोकोमोशन हो रहा है या फिर पैरामीशियम के अंदर पानी जा रहा है, फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर जा रहा है, तो पैरामीशियम की बॉडी के अंदर जो सोमैटिक बिहेवियर हो रहा है उसका जो कंट्रोलर होता है या उसका जो नियमक होता है वो कौन होता है? माइक्रो न्यूक्लियस होता है। और उसके रिप्रोडक्शन से संबंधित जो होता है उसे माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें 2 कंजक्टाइल वैक्यूल होते हैं, अपर और लोअर, यानी एंटेरियर और पोस्टीरियर कंजक्टाइल वैक्यूल होता है, और रेडियल कैनाल्स भी होते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो गुणसूत्र होता है वो किस तरह से डिवाइड होता है। बाबू इतना समझ लेना कि जो पैरामीशियम है उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है। अगर नोट करना होगा तो नोट कर लेना, जो मैं आपको इस टाइम पढ़ा रहा हूँ ये आपका पैरामीशियम का ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है। और पैरामीशियम इसमें बीच से डिवाइड होगा क्षैतिज रूप से, ना कि लंबवत रूप से, ठीक है ना। क्षैतिज और लंबवत रूप का मतलब हो गया बाबू कि जैसे पैरामीशियम है, अगर ये ऐसे डिवाइड हो रहा है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है ना। ट्रांसवर्स बाइनरी
फ्यूजन, TBF होगा, ठीक है ना। अगर ये मान लीजिए पैरामीशियम में ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसे किसी भी जीव का रिप्रोडक्शन हो रहा है जैसा कि यूग्लिना में होता है लंबा लंबा में, तो अगर ऐसा होता है तो इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ठीक है ना, LBF। एक होता है TBF, एक होता है LBF। LBF का मतलब हो गया कि जब किसी भी जीव का रिप्रोडक्शन ऊपर से नीचे तक यानी बंटवारा खड़ा खड़ा होता है तो उसको LBF कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन कहते हैं। और यदि ये क्षैतिज रूप से ऐसे होता है तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ध्यान दीजिएगा कि जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम कॉर्डेटम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, जिसमें एक पैरामीशियम क्षैतिज रूप से टूट करके दो पैरामीशियम बनाता है। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है ना, 2 न्यूक्लियाई होते हैं, 2 न्यूक्लियाई होते हैं। एक न्यूक्लियाई जो होता है उसे कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है ना, मैक्रो न्यूक्लियस होता है। और दूसरा जो होता है इसको क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। तो बाबू इतना समझना कि जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है पैरामीशियम के अंदर, यह वेजिटेटिव होता है, वेजिटेटिव होता है, ठीक है ना। और इसमें जो डिवीजन होता है वह एमाइटोटिक होता है, एमाइटोटिक होता है। और एमाइटोटिक डिवीजन का मतलब होता है कि इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज या सेल साइकिल जैसी कुछ प्रक्रिया नहीं होती, डायरेक्ट कोशिका का बंटवारा होता है। तो जिस जीव में या चाहे जिस भी सिस्टम में अगर डायरेक्ट कोशिका का बंटवारा, डायरेक्ट कोशिका का बंटवारा हो चाहे डायरेक्ट उसके केंद्रक का बंटवारा हो, अगर ऐसा डिवीजन होता तो उसे एमाइटोटिक डिवीजन कहते हैं। और इस तरह के बंटवारे में ना प्रोफेज चलता, ना मेटाफेज चलता, ना एनाफेज चलता, ना टीलोफेज चलता, डायरेक्ट उसके सिस्टम का बंटवारा हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा जो होता है माइक्रो न्यूक्लियस, जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है रिप्रोडक्शन से संबंधित होता है, या रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस भी आप इसे कह सकते हैं कि पैरामीशियम के अंदर एक रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होता है जिसको हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, यानी सूक्ष्म केंद्रक कहते हैं। सूक्ष्म केंद्रक की बाबू विशेषता होती है कि इसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस का मतलब होता है भैया समसूत्री, ठीक है ना। और समसूत्री कोशिका विभाजन का एकदम सबसे सिंपल यानी फेमस अगर आपका कॉन्सेप्ट है, अगर समझना चाहिए इसको आप, माइटोसिस होता क्या है, तो माइटोसिस का मतलब होता है सम प्लस सूत्री। सम मतलब होता है समान, सूत्री मतलब होता है गुणसूत्र। जब किसी कोशिका से नई कोशिका बनेगी, जब किसी पेरेंट कोशिका से नई कोशिका बनती है तो उसमें PC=DC होता है। और PC=DC का एक मोटा सा कंसेप्ट ये होता है कि बाप के समान बेटा जब होगा तो उसे PC=DC कहते हैं, राइट। तो PC=DC क्या होता है, थोड़ा सा इसमें आप समझेंगे, उसके बाद आप नोट करिएगा। देखो PC का मतलब हो गया पेरेंट सेल, PC का मतलब हो गया पेरेंट सेल, और DC का मतलब हो गया डॉटर सेल, ठीक है ना। तो जितना पेरेंट सेल में गुणसूत्र होगा अगर उतना ही डॉटर सेल में गुणसूत्र जाएगा तो बोलेंगे PC=DC, ठीक है ना। तो PC=DC तब होता है जब इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जब समसूत्री विभाजन होता है, जब कोशिका विभाजन होता है, ठीक है ना, जब समसूत्री विभाजन होगा तो समसूत्री विभाजन में होता क्या कि PC=DC होगा। पेरेंट्स की कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं उतने ही डॉटर की कोशिका में गुणसूत्र होंगे। और समसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। मान लीजिए कि पैरामीशियम एक कोशिका है, ये कोशिकीय जीव है भी, मान लीजिए कि एक कोशिका है और उसका डिवीजन क्षैतिज रूप से होना है, ट्रांसवर्स रूप से होना। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ABC, ये कौन सा डायग्राम है, ये न्यूक्लियस का डायग्राम है। और ये न्यूक्लियस कौन सा है बाबू, ये माइक्रो न्यूक्लियस है पैरामीशियम की, यानी नानका वाला न्यूक्लियस है जो रिप्रोडक्शन से संबंधित होला। तो ये मैं मान के चला कि हाई पूरा जो हाई कुल घास पांच दिखत है ना, रेसा रेसा जैसा पतल पतल, एक एक गुणसूत्र कहल जाला, ठीक है ना। अंग्रेजी में कहल जाला क्रोमोसोम। तो ई हो गल गुणसूत्र, ठीक है भैया। तो ये होगा गुणसूत्र, हाई गुणसूत्र होगा। तो दूसरा स्टेप में क्या हुई, जैसे आप सुने होंगे कि जब समसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो प्रोफेज चलता है, ठीक है ना। तो प्रोफेज के बाद क्या चलता है बाबू, मेटाफेज चलता है। मेटाफेज के बाद क्या चलता है बाबू, एनाफेज चलता है, ठीक है ना। एनाफेज के बाद क्या चलता है बाबू, टीलोफेज चलता है।
अब आप समझिएगा कि जब कौनो कोशिका का विभाजन होगा तो ओकरा न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब हो गया डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा तो उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज चलेंगे। इन चारों फेज के चलने का एक अर्थ होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र होते हैं वह समय समय से एक दूसरे के साथ गुच्छा बनाना और सेपरेट होना और एक झुंड के यानी एक पोल पे चले जाना होता है, ठीक है ना। तो इसमें देख रहे हैं कि चारों तरफ से क्रोमेटिन आपको क्रोमोसोम्स दिख रहा है। ये क्रोमोसोम्स दूसरे स्टेप में यानी प्रोफेज के बाद मेटाफेज में देख रहे हैं कि आप एक एक पोल पे बीच में जा रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक है ना। अब जैसे होता क्या है कि इसमें शॉर्ट स्टेप करके आपको दिखाया गया, जबकि प्रोफेज का मतलब अलग होता है, मेटाफेज का अलग होता है, एनाफेज का अलग होता है, टीलोफेज का अलग होता है। शॉर्टली आप समझिएगा कि प्रोफेज में जो कोशिका का गुणसूत्र होता है वो सब एक जगह गुच्छा में रहते हैं। मेटाफेज में एक जगह बीच में आ जाते हैं जिसे इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। उसके बाद दोनों पोल पे जाने लगते हैं और दोनों पोल पे जाने के बाद दोनों सिरे में चले गए। लास्ट में होगा का भैया ना कि हाई जोन हुआ ई टूट के दो भाग में ऐसे हो जाए। जब ऐसे ऐसे दो भाग में हो जाए तो कहल जाला कि एक का न्यूक्लियस क भाग में डिवाइड हो गल दो भाग में, तो यही के कहल जाला कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और कैरियोकाइनेसिस का सेंस होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। इतनी बात आपको अगर समझ में आ रही है कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, तो अब आप इसके आगे कॉन्सेप्ट एक समझिएगा कि जो कोशिका है पैरामीशियम की वो कैसे डिवाइड होती है और कैसे एक से दो बनाती है, ठीक है ना। तो लगभग पैरामीशियम को डिवाइड होने में 30 मिनट के आसपास का समय लगता है, लगभग घंटा भर लगता है। 30 मिनट से 1 घंटे के आसपास लगता है एक पैरामीशियम को 2 पैरामीशियम होने में। तो ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से डिवीजन इसका होगा। मान के चलो ये पैरामीशियम है और आप पढ़े हैं कि ये सब इसका क्या है, माउथ से संबंधित सिस्टम है, ओरल ग्रुप जिसको कहते हैं ओरल ग्रुप कहा जाता है। अब यहाँ पे कंट्रोट्राइल वैक्यूल है और ये देख रहे हैं बड़ा वाला न्यूक्लियस है, छोटका न्यूक्लियस है। दूसरे स्टेप में बाबू आएंगे तो होगा का कि जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है माइक्रो न्यूक्लियस में कौन सा डिवीजन होता है, ये माइटोटिक होता है। बाबू ये माइटोटिक डिवीजन का मतलब होता है कि इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है और कोशिका जो केंद्रक होता है वो डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। डायरेक्ट इसका बंटवारा हो जाता है जिसको हम ए माइटोटिक कहते हैं। हिंदी में कहते हैं असूत्री कोशिका विभाजन। क्या कहते हैं? असूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं, ठीक है ना। इसे असूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है, ए माइटोटिक का। और ये माइटोटिक का सेंस क्या होता है भैया, तो ये माइटोटिक का सेंस होता है कि जो केंद्रक होगा वो डायरेक्ट डिवाइड होगा, उसमें किसी भी तरह का प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज की प्रक्रिया नहीं चलती है। दूसरी बात है बाबू कि इसमें जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। तो माइटोटिक सेल डिवीजन का मैंने आपको सेंस बताया था कि जो माइटोटिक सेल डिवीजन होगा उसमें प्रोफेज चलेगा, मेटाफेज चलेगा, एनाफेज चलेगा और टीलोफेज चलता है। जो प्रोफेज चलेगा, मेटाफेज चलेगा, एनाफेज चलेगा और टीलोफेज चलेगा, उसमें क्या होता है कि उसका गुणसूत्र एक सिस्टम के थ्रू डिवाइड होकर के दोनों पोल पर जाने लगता है। जैसा कि मैंने अभी आपको न्यूक्लियस का एक डायग्राम यहाँ पे बना करके दिखाया था कि न्यूक्लियस में किस तरह का डिवीजन होता है। अब देखेंगे कि यहाँ पे इसका ओरल ग्रुप डिसअपीयर हो रहा है और इसके जो माइक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस हैं यानी छोटका बड़का दोनों केंद्रक है वो डिवाइड होना शुरू हो गया है। और तीसरे स्टेप में बाबू देखेंगे स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है, ये स्टेप नंबर 3 है और ये स्टेप नंबर 4 है। और उसके बाद इसके 2 बच्चे बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ओरल ग्रुप है ये डिसअपीयरिंग हो रहा है। डिसअपीयर का मतलब होता है अदृश्य हो जाना, छुप जाना या न दिखना, अदृश्य हो जाता है, ठीक है ना। तो ये अदृश्य हो गया, ठीक है, अदृश्य हो जाता। ओरल ग्रुप धीरे धीरे डॉट लाइन में हो रहा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तीसरी स्टेप में भैया आप देखोगे तो होता क्या कि बीचवा में से कॉन्स्ट्रिक्शन बनने लगता है। बीचवा में से कॉन्स्ट्रिक्शन बनने का मतलब है कि एक वो सिरा इधर चला आएगा, एक सिरा इधर चला जाएगा, बीच में से कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। और बीच में जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है वो भी दोनों हिस्से में चला जाता है, जो छोटा वाला न्यूक्लियस है वो भी दोनों हिस्से में बराबर चला जाता है। उसके बाद जो
जो ट्रायल वैक्यूल है दोनों हिस्से में चली जाती हैं, ओरल ग्रुप का नया फॉर्मेशन होने लगता है और बीच से इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। इस तरह से जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जिसको हम हिंदी में खांच बोलते हैं, तो जब खांच होगा तो होगा क्या कि ये बीच से पैरामीशियम बीच से टूटना शुरू हो जाएगा, यानी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो इसके दूसरे हिस्से में नया नया ओरल ग्रुप बनेगा, नया साइटोस्टोम बनेगा, नया इसमें पैरामीशियम का नया ऑर्गन्स बनेगा। उसके बाद नया न्यूक्लियस यहाँ पे देख रहे हैं, माइक्रो और मैक्रो बनेगा, यहाँ पे भी माइक्रो बनेगा, यहाँ पे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रकार ये देखेंगे कि एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम बना तो दोनों में बराबर हिस्सों का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। देख रहे हैं न्यू ओरल ग्रुप फॉर्म मतलब होता है निर्मित होना या बनना, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो दब रहा है ये क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन, हिंदी में इसको खांच बोला जाता है। बाबू जब ये बन के सब तैयार हो जाता है ना, तो बीच से दो पैरामीशियम दो में अलग हो जाते हैं, जिसको कहते हैं, जैसे एक पैरामीशियम इधर टूट के अलग हो जाएगा, एक पैरामीशियम इधर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इसका है डॉटर पैरामीशिया। तो एक पैरामीशियम से क्या पैरामीशियम बन गया बाबू, दो पैरामीशियम बन गया। इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं, ठीक है ना, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन था। हम नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट अभी जो आपका हेडिंग है दूसरा वाला, तो दूसरे वाले हेडिंग में आप देखेंगे कि पैरामीशियम में किस तरह से कंजुगेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो कंजुगेशन की प्रक्रिया जस्ट अभी आप देखेंगे कि किस तरह से होता है, देखना बाबू। इसके बाद ये आपका कंजुगेशन का प्रोसेस है पैरामीशियम का। पैरामीशियम में ऐसे तो बहुत डेवलप्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह होता है जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी के सेकंड यूनिट में आपने या फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया में तो मूल रूप से बाइनरी फिजन होता है, लेकिन उसमें कुछ स्तर पर या कुछ फेनामेनॉन इसका ये है कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह कंजुगेशन की प्रक्रिया भी होती है। तो उसमें कंजुगेशन भी होता है, इसके अलावा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है और उसमें ट्रांसडक्शन भी होता है। तो उसी तरह से मान लीजिए कि एक पैरामीशियम है, पैरामीशियम में भी कुछ स्तर पर यह समझा जाता है कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह मूल रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि होता क्या है, क्योंकि विकसित जंतु तो है नहीं, इसलिए उसमें बहुत डेवलप्ड टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि पैरामीशियम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज ए बाइनरी फिजन अगर हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। पहले ध्यान दीजिएगा कि जैसे दो पैरामीशिया आपस में जुड़ेंगे, ठीक है ना, जिनको हम कहते हैं कंजुगेंट्स बी कंजुगेंट्स ए, यानी जुड़ने वाले में एक ए हो गया ए और एक हो गया बी, दोनों आपस में जुड़ेंगे। और सामान्य रूप से आपने देखा होगा कि पैरामीशियम कॉर्डेटम में एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। तो जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो दोनों का लेयर जब आपस में जुड़ेगा तो इसका प्रोटोप्लाज्म और इसका प्रोटोप्लाज्म आपस में मैच कर जाता है, मतलब मिल जाता है या ब्रिज बना लेता है, एक पुल की तरह काम करता है। यानी ए का मटेरियल बी में जा सकता है और बी का मटेरियल ए में आ सकता है। अब आगे देखिएगा कि इसका जो बड़ा वाला ये जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। इस बड़े वाले को हम कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, और ये छोटा छोटा दिख रहा है इससे कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। इस छोटे वाले को कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। एक कंजुगेंट्स ए है, कंजुगेंट्स बी है, ठीक है ना। अब दूसरे वाले स्टेप में आपने देखा बाबू कि दूसरे वाले स्टेप में क्या होता है कि जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है, अभी आपको मैंने बाइनरी फिजन में बताया इसके ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में कि जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस का रिप्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाला वेजिटेटिव बॉडी के कंट्रोलर में आता है बड़ा वाला न्यूक्लियस, ये धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहा है। डिसअपीयर होने का मतलब ये समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। और जो एक सिंगल था माइक्रो न्यूक्लियस था वो डिवाइड होकर के एक से कितना बना गया है, दो बन गया है। कंजुगेंट्स ए में भी दो है और कंजुगेंट्स बी में भी दो है, यानी एक एक में दो बन गए। अब देखेंगे तीसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में क्या है कि माइक्रो न्यूक्लियस एक से दो बना और दो से कितने बन गए, चार। तो ठीक है ना, एक से दो बना और दो से कितने बन गए बाबू, चार बन गए। ध्यान से देखना, कुछ करना नहीं है, इतना बड़ा ताम झाम जो बनाया है ना, ये ताम झाम का विशेष कोनो मतलब नहीं है, बस इतना ध्यान देना कि इसके कंसेप्ट को समझिएगा
डायग्राम को, एक बाद एक थ्योरी तो अपने से लिख लेंगे आप, बस हाई डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो बाबू कुछ करना नहीं है, एक पैरामीशियम एक पैरामीशियम, दोनों पैरामीशियम जुड़ेंगे, दोनों का बड़का वाला न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा, छोटका वाला 1 से 2 हो गया, और फिर 2 से हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो पहला में आपका करेंगे कि पहला वाला 1 से बना 2 और 2 से बन गया 4। अब 4 बना, उसके बाद देखेंगे तीसरे वाले चौथे वाले स्टेप में कि जो 4 बना एगो में, 4 बना एगो में, तो 3 को दोनों में कर डिसइंटीग्रेट कर जाता है। डिसइंटीग्रेटिंग का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना या मर जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, ठीक ना। तो ये क्या होता है कि दोनों के पैरामीशियम में से 3 न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। बड़का वाला तो वैसे ही खत्म हो गया था, छोटका में जो 4 ठो बने थे उसमें तो 3 ठो मर गए, बचेगा बाबू कितना, 1 बचेगा, ठीक है ना। अब 5वें स्टेप में आप देखेंगे कि जब 1 बचेगा तो जैसे देखिए स्टेशनरी गैमिट है, यानी ये अस्थाई रूप से हो, ये दोनों गैमिट का काम करेंगे, ठीक है ना। अस्थाई गैमिट का काम बड़ा वाला करेगा और जो छोटका वाला है ये माइग्रेटरी न्यूक्लियाई का काम करेगा। अब थोड़ा सा यहीं पे समझिएगा कि जो नानका है वह कंजुगेंट ए का और कंजुगेंट बी का है, तो जो हरियर का नानका है ना ये इधर जाएगा, समझना, दूसरे के वाले में, और जब हेकर बी वाला का हरियर छोटका है ए वाले में जाएगा बड़े वाले के साथ। ध्यान दीजिएगा कि जो छोटा वाला न्यूक्लियस है दोनों में उसे माइग्रेटरी न्यूक्लियाई कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, और जो बड़का वाला दोनों में है उसे स्टेशनरी गैमिट कहते हैं, जो बिल्कुल अस्थाई होगा, स्थिर होता है। अब छोटका वाला क्रॉस करेगा, ए का जाएगा बी के बड़े वाले के साथ, और जो बी वाला का छोटा है वो ए वाले के बड़े वाले के साथ जाएगा, दोनों में होगा क्रॉस, और क्रॉस के बाद बनेगा बाबू यहाँ पे जाइगोट। ये है स्टेप नंबर 6, ठीक है ना। तो ये जब दोनों में चला जाएगा तो कंजुगेंट्स ए में भी एक जाइगोट बनेगा और कंजुगेंट्स बी में भी एक जाइगोट बनेगा। अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे 2 पैरामीशियम है और दोनों पैरामीशियम में, एक पैरामीशियम में इधर कंजुगेंट्स ए जो बना था इसमें भी गैमिट जाइगोट बना और इसमें भी जाइगोट बन गया, तो दोनों में जाइगोट बन गया, तो दोनों का अलग अलग रिप्रोडक्शन होगा। तो ये मान लीजिए कि कंजुगेंट्स ए है, जिसको जब जाइगोट बन जाता है इसमें तो हम इसे एक्स कंजुगेंट कहते हैं, समझ रहे हैं। जब इसमें जाइगोट बन जाएगा तो इसी को हम एक्स कंजुगेंट कहते हैं। और ये देखिए एक्स कंजुगेंट ए है और ये एक्स कंजुगेंट बी है, ठीक है। और देखो जैसे ए का चलेगा वैसे ही बी का चलेगा, इसमें कुछ अंतर नहीं है। जैसे हाई जोन स्टेप ऊपर वाला ही लौकत है वैसे ही नीचे वाला स्टेप है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो जो बड़ा वाला देख रहा है इसमें एगो जाइगोट न्यूक्लियाई है जो हमारा रहा 6वें नंबर पर, तो हाई होगा लेकर 7वां नंबर, तो बी वाला में भी हुआ रही, ए वाला में हुआ रही, ठीक है ना। उसके बाद 1 से बनेगा 2, मैंने जैसे 2 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा है, तो ये क्या है, न्यूक्लियाई है, ठीक है ना, न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई है, ये 8 न्यूक्लियाई है, ठीक है ना। तो 1 न्यूक्लियाई यहाँ हो गया, 8 न्यूक्लियाई इसमें, 4 न्यूक्लियाई इसमें, 2 न्यूक्लियाई इसमें और 1 जाइगोट इसमें है। अब कुछ नहीं करना बाबू, 1 इसमें, 1 से बनेगा 2, 2 से बनेगा 4, 4 से बनेगा 8, यानी 4 स्टेप आपको पता चल गया। तो 6वां के बाद ये हो गया 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 10 तक तो समझ में आ ही गया, कोनो दिक्कत नहीं। 11वां में देखिए जो ना 8 गो थे वो में 3 गो मर जाएंगे, तो जब 3 गो मर जाएंगे तो बचेंगे कट भैया 5 गो, तो 4 गो एक सीध में बड़हर बन जाइए, जौने के कहल जाला दीर्घ केंद्रक, ठीक है ना। तो जो 5 गो रहना उनमें से 4 गो का बन जाइए बाबू, माइक्रो न्यूक्लियाई बनेंगे, जौने के कहल जाला दीर्घ केंद्रक, और जो नानका एक छोटका बची दूसर के ओरिया का वो बनी 1 माइक्रो न्यूक्लियाई। अब ध्यान दीजिएगा 4 गो बनल माइक्रो आ 1 गो बनल माइक्रो, 3 गो बेचारे मर गई ना कुल। अब एक अगला जो स्टेप है, अगला स्टेप कौन है बाबू, 12वां स्टेप है। ध्यान दीजिएगा हाई वाला दोनों स्टेप बराबर है, देखेंगे तो दोनों के डायग्राम में कोनो अंतर नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 जाइगोट बना, कंजुगेंट्स ए में भी बना, बी में बना, तो ये दोनों में बना तो ये दोनों दिखेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा कि इसका कॉन्स्ट्रिक्शन बनेगा, मतलब बंटवारा हुई है जैसे ऐसे, तो जब जैसे बंटवारा हुई तो बड़का 2 आई जो छोटका 1 बचल है ये फिर 2 गो हो जाई, तो जब 2 गो हो जाई तो 1 चल जाई अपर वाला में, 1 चल जाई लोअर वाला में, तो 2 बड़े वाले यानी माइक्रो न्यूक्लियस और 1 माइक्रो न्यूक्लियस ऊपर वाले में आ जाएगा, और 2 माइक्रो न्यूक्लियस
एक माइक्रो न्यूक्लियस नीचे वाले में चला आएगा। इस प्रकार यहाँ पे एक पटलिका बनेगी यानी पट बनेगी, यानी एक न्यूक्लियस एक पैरामीशियम यहाँ बनेगा और एक पैरामीशियम यहाँ बनेगा। अब देखिए यहाँ पर एक पैरामीशियम है लेकिन इसमें दो माइक्रो एक माइक्रो है, यानी यहाँ पर एक माइक्रो और दो माइक्रो है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक माइक्रो और दो क्या है माइक्रो है, सॉरी एक माइक्रो है और दो यहाँ पे मैक्रो है, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो माइक्रो है फिर डिवाइड होगा तो एक से बनाएगा दो, ठीक। और एक जो माइक्रो वाला यानी बड़ा वाला न्यूक्लियस था वो एक इसमें चला जाएगा एक इसमें चला जाएगा, समझ पा रहे हैं। उसी तरह से इसमें का बड़ा वाला एक छोटा वाला इसका डिवाइड होकर एक बनेगा इसमें चला जाएगा, और इसका बड़ा वाला एक और छोटा वाला एक डिवाइड होकर किसमें चला जाएगा। बाबू ये जो प्रक्रिया ऊपर वाली दिख रही है सेम उसी की तरह ये वाला है, क्योंकि दो कंजुगेंट्स यहाँ पे जुड़े थे तो जैसे एक का ई हो गया उसी तरह से दूसरे वाला का ही है। क्या है, एक जाइगोट, दो बना, चार बना, 8 बना, 3 गो मरेंगे बचेंगे 5 गो, 4 गो एक साइड और 3 ठो, 4 गो एक साइड और 3 ठो मर गए बचेगा एक। जो 4 एक साइड थे वो बड़े वाले न्यूक्लियस बनाएंगे जिसे मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, और ननका वाला जो एक ठो है वो 2 ठो बनाएगा। तो अब उसके बाद कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो 2 बड़े वाले एक छोटा वाला, 2 बड़े वाले एक छोटा वाला हो जाएंगे। फिर एक पैरामीशियम बनेगा जिसमें एक छोटा 2 बड़ा, एक छोटा 2 बड़ा। उसके बाद ये पैरामीशियम फिर डिवाइड हो जाएगा तो 1 से 2 और 1 से 2 बनेंगे 4, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला एक बड़ा वाला एक छोटा वाला एक बड़ा वाला एक छोटा वाला एक बड़ा एक छोटा। बड़ा का मतलब दीर्घ केंद्रक और छोटा का मतलब लघु केंद्रक। माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो अगर लिखने में दिक्कत हो ना तो समझेगा यम आई रहेगा तो छोटा वाला केंद्रक होगा, मैक्रो होगा यम ए होगा तो मैक्रो होगा। मैक्रो मतलब दीर्घ केंद्रक या उसको गुरु केंद्रक कहते हैं। अगर कंजुगेशन बाबू नहीं समझ में आया तो एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो कंजुगेशन पैरामीशियम होता है वो होता कैसे है। 2 कंजुगेंट्स आपस में जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद वो क्या करेंगे कि जो उसका बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है वो डिसअपीयर होगा, छोटा वाला 1 से 2 बनेगा और फिर 2 से बनेंगे 4, ठीक है ना। बड़ा वाला डिसअपीयर हो गया। जब 2 से 4 बनेंगे तो उसमें से दोनों साइड के 3 डिसअपीयर हो जाएंगे, बचेगा एक। जो एक बचेगा वो फिर बनेगा 1 से 2 1 से 2, एक बड़ा बनेगा एक छोटा बनेगा। जो बड़ा वाला होगा उसे स्टेशनरी न्यूक्लियाई कहेंगे और जो छोटा वाला होगा उसे माइग्रेटरी न्यूक्लियाई कहेंगे। एक में एक बड़ा एक छोटा होगा, एक में एक बड़ा एक छोटा होगा। जो बी वाला छोटा होगा वो ए के साथ बड़े वाले के साथ क्रॉस करेगा और जो ए वाला छोटा होगा वो बी वाले के साथ क्रॉस करेगा, ठीक है ना। तो दोनों का क्रॉस होगा, देखिए यहाँ पे दोनों का क्रॉस हो रहा है। उसके बाद जब क्रॉस हो जाएगा तो जाइगोट बनेगा 6वें स्टेप में। फिर 7वें स्टेप में देखेंगे कि दोनों पैरामीशियम को अलग अलग कर दिया, दोनों में रिप्रोडक्शन। 7वें वाले में 1 केंद्रक, 8वें वाले में 2, 9वें वाले में 3 और 10वें वाले में 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। 10वें वाले में 4 हुए। अब एक साइड का 3 फिर क्या होंगे डिसअपीयर हो जाएंगे, मतलब डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, बचेगा 5 में से 4 एक तरफ मैक्रो बनेंगे, एक ठो माइक्रो बनेगा। अब ये देखिए यहाँ पे डिवाइडेशन हो गया तो 2 माइक्रो 1 माइक्रो 2 माइक्रो 1 माइक्रो बना। उसके बाद 2 माइक्रो के साथ 1 माइक्रो, 2 माइक्रो के साथ 1 माइक्रो और उसके बाद फिर यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा तो एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, इस तरह से डिवाइडेशन होता है। तो इस तरह से पैरामीशियम में कंजुगेशन की प्रक्रिया होती है। और कंजुगेशन मुझे लगता है कि आप इसको ऐसे समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ के समझेंगे तो दिक्कत होगी। डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए और डायग्राम में किस तरह से घटनाएं घट रही है इसको आप स्टेटमेंट में बुक से देख करके अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं और उसके बाद आसानी से इसको समझ सकते हैं। डायग्राम समझ में आएगा तो थ्योरी ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी और आप आसानी से लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे पैरामीशियम में नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद बाबू देखना इसमें एक चीज़ आपको समझना है कि जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम कॉर्डेटम, तो पैरामीशियम कॉर्डेटम में आपने पहला पढ़ा है कि उसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है। उसके बाद दूसरा उसी में पढ़ा आपने कि कंजुगेशन कैसे होता है, ठीक ना, कंजुगेशन। अब आप तीसरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे, लगभग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह होता है बट कंप्लीटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। अब इसमें बाबू देखेंगे ना कि जैसे जो पैरामीशियम ऑरेलिया एक पैरामीशियम की जाति है, पैरामीशियम ऑरेलिया, इस पैरामीशियम ऑरेलिया में स्टेज इन ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है, कभी आपसे ऑटोगैमी डिस्क्राइब करने के लिए पूछें तो पैरामीशियम ऑरेलिया हेडिंग डाल करके लिखेगा, क्योंकि पैरामीशियम ऑरेलिया में होता क्या कि एक बड़ा केंद्रक होता है और 2 छोटे केंद्रक होते हैं, यानी एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है और 2 माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं। ऑटोगैमी का मतलब होता है कि जिसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन यानी अर्धसूत्री विभाजन
और साथ में उसमें फर्टिलाइजेशन बिना पेयर का, यानी अकेले अकेले एक ही कोशिका के अंदर होता है, यानी एक ही पैरामीशियम के अंदर अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, उसी में फर्टिलाइजेशन भी होता है, किसी अन्य पैरामीशियम की आवश्यकता नहीं होती। और इसलिए ये सब संभव होता है क्योंकि इसमें माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और मैक्रो न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि जब अर्धसूत्री कोश का विभाजन होगा, अर्धसूत्री कोश का विभाजन की विशेषता होती है बाबू ना कि एक कोशिका से कितनी कोशिका बनती हैं, 4। तो यहाँ पे माइक्रो कितने हैं, 2, तो माइक्रो 2 हैं, तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 8। 8 में से जो 7 होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, 7 मरेंगे तो बचेगा कितनी, 1। अब 1 से बनेगा 2, इसको कहते हैं समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन में 1 से कितनी कोशिका बनती है, 2। जब 2 बनेंगे तो इसको बोलेंगे गैमिट, और ये दोनों गैमिट आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या बनेंगे बाबू, जाइगोट। फिर इसमें क्या होगा कि इस जाइगोट में फिर मियोसिस होगी, मियोसिस बोले तो अर्धसूत्री विभाजन, फिर 1 से बन जाएंगे कितने, 4। अब जब 4 बनेंगे तो देखिएगा अब इसमें 4 में से जो माइक्रो न्यूक्लियस है डिसअपीयर हो गया है, ये जो 4 बनेंगे इसमें से एक मैक्रो बनेगा, एक मैक्रो न्यूक्लियस बनेगा और एक माइक्रो न्यूक्लियस बनेगा, फिर इसमें से एक मैक्रो बनेगा, एक माइक्रो बनेगा, बीच में से डिवाइडेशन होगा, और जब डिवाइडेशन होगा तो एक बड़ा वाला और उसके साथ एक छोटा वाला और बनेगा समसूत्री विभाजन में। तो इस समसूत्री विभाजन में 1 से कितना बनता है, 2, 1 से कितना बनेगा, 2, तो एक बड़ा वाला 2 छोटा वाला, एक बड़ा वाला 2 छोटा वाला डिवाइड होकर के इस तरह से बना लेंगे। ये पैरामीशियम की जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है ये पैरामीशियम ऑरेलिया में पाया जाता है, जिसको आप कहते हैं कि ऑटोगैमी इन पैरामीशियम। ऑटोगैमी इन पैरामीशियम में क्या होता है कि एक ऑरेलिया है जिसमें एक मैक्रो 2 माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं, और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वह डिसअपीयर हो जाता है, जो माइक्रो होता है वह 1 से 2, 2 से 4 बना लेता है, यानी मियोसिस में 1 से 4 बनता है, तो 2 हो गया तो 8 बन गया, 8 में से 7 जो होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं, बचा 1 में समसूत्री हुआ तो बने 2, दोनों में फ्यूजन हो गया तो बन गया जाइगोट 1, इसमें अर्धसूत्री हो गया तो बन गए 4, और चारों में से फिर एक बड़ा एक छोटा, ठीक है, एक बड़ा एक छोटा बना, उसके बाद जो छोटा वाला था वो 1 से बन गया 2 और 1 से बन गया 2, ठीक है ना, और उसके बाद छोटे छोटे बन के यहाँ पे तैयार हो गए। इसको कहते हैं पैरामीशियम में फाउंड इन क्या, ऑटोगैमी। बात समझ आ रही है? तो ये ऑटोगैमी का प्रोसेस था। एक और आप टॉपिक देखेंगे जिसको आप कहते हैं कि पैरामीशियम में किस तरह से इंडोमिक्सिस होती है, तो इंडोमिक्सिस की प्रक्रिया इसके बाद आप देख रहे हैं। इसके बाद बाबू देखना ना, ये जो हम लोगों का पैरामीशियम का लगभग अंतिम टॉपिक चल रहा है, अंतिम टॉपिक है। तो पैरामीशियम में एक इंडोमिक्सिस का प्रोसेस भी होता है, और इंडोमिक्सिस सेंस का ये मतलब है कि आपस में ही एक पैरामीशियम आपस में ही इसका फ्यूजन होगा, उसके बाद इसी में जाइगोट बनेंगे, इसी में रिप्रोडक्शन अपने आप होगा इस एक ही में। तो ये प्रक्रिया जो इंडोमिक्सिस की है इसकी खोज, ठीक है ना, वुडरूफ और इरिडमैन 1914, ठीक ना, वुडरूफ और इरिडमैन 1914 में इसकी खोज किए थे पैरामीशियम ऑरेलिया में, ठीक ना, पैरामीशियम ऑरेलिया में। तो पैरामीशियम ऑरेलिया में सबसे पहले वुडरूफ और इरिडमैन ने सबसे पहले 1914 में इंडोमिक्सिस की खोज की थी, और एक ऑटोमिक्सिस है, जस्ट इसके पहले जो हेडिंग आपने पढ़ी थी ऑटोमिक्सिस, सॉरी ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी का जो सबसे पहले खोज हुआ था वह, या रिपोर्ट सबसे पहले दी गई थी, वह W.F. डीलर के द्वारा 1936 में। तो ऑटोगैमी जो पैरामीशियम ऑरेलिया में ही होता है, जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस और 2 छोटे न्यूक्लियस होते हैं। तो W.F. डीलर 1936 इन्होंने ऑटोगैमी का कॉन्सेप्ट दिया था, और इंडोमिक्सिस का कॉन्सेप्ट वुडरूफ इरिडमैन 1914। इसमें क्या होता है बाबू देखना, एक बड़ा न्यूक्लियस 2 छोटा न्यूक्लियस है। इसके बाद देख रहे हैं कि बड़का वाला डिसअपीयर, छोटका वाला 1 से 4 2 से 4 हो गया, यानी कौन सा विभाजन हो रहा है भैया यहाँ पे, समसूत्री, ठीक ना, समसूत्री कोश का भाजन होगा। तो 1 से 2 बनेंगे, 1 से 2 बनेंगे, तो जब 1 से 2 बनेगा तो समसूत्री होगा यहाँ पे। तो 2 से कितने बन गए, 4, तो 4 माइक्रो न्यूक्लियाई बन गए। फिर 4 से बाबू कितने बनेंगे, 8। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, 1 2 3, ठीक है ना। अब ये देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो मैं इस चीज़ को आपकी जो भावना है या आप जो कहना चाहते होंगे कि हो सकता है कि मेरा ये राइटिंग आपको थोड़ा डिसअपीयर दिख रहा होगा, हल्का धुंधला दिख रहा होगा, रिक्वेस्ट थोड़ा सा अपना जो
पावर है क्या डाटा सेवर वाला, उसे हटा करके थोड़ा सा 360 पे करके देखिएगा, रिक्वेस्ट है इसलिए क्योंकि उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जो वीडियो आपकी जाएगी वो बेहतर होगी, क्योंकि कैमरा हम बदल देंगे, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दे करके आप समझ लीजिएगा, वैसे मैं बोल रहा हूँ सुन भी लीजिएगा। तो ये माइक्रोन्यूक्लियस है, एक ठो दो ठो माइक्रोन्यूक्लियाई हैं, ठीक है ना। इसके बाद बने चार जो हैं वो माइक्रोन्यूक्लियाई हैं, फिर बने 8 ये माइक्रोन्यूक्लियाई हैं। हाइड्रोजन बड़का वाला ये क्या होगा, डिसइंटीग्रेटिंग माइक्रोन्यूक्लियस हो जाएगा, यानी मर जाएगा बड़का वाला। अब देखो बाबू जब 8 बन गए ना, तो उनमें से अब डिवाइडेशन जब होगा तो एक और 4 हो जाएंगे, एक और 4 हो जाएंगे, तो ये 4 गो में से 3 ठो मरेगा, ठीक है ना। तो 3 गो इधर 3 गो इधर 6, तो 6 क्या होंगे, डीजनरेटिंग, ठीक है ना, माइक्रोन्यूक्लियाई। 6 डीजनरेटिंग माइक्रोन्यूक्लियाई, बचा कितना बाबू, 1। अब इसका डिवाइडेशन हो जाएगा तो एक एक दोनों तरफ चले जाएंगे, तो पैरामीशियम का डिवाइडिंग हो जाएगा। पैरामीशियम डिवाइड होकर के एक तरफ 2 और एक तरफ 2 चले जाएंगे, ठीक है ना, सॉरी एक तरफ 1 और एक तरफ 1 चला जाएगा, और 2 पैरामीशियम बनेंगे। फिर उसके बाद 1 से 2 बनेगा, जैसा इधर होगा वैसा ही इधर होगा, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि डिवाइडेशन यहीं से हो रहा है, तो जैसा ये इसमें चलेगा वैसा ही इसमें चलेगा। अब 2 डॉटर पैरामीशियम बनेंगे, पैरामीशियम डिवाइड होगा तो एक न्यूक्लियस, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे। अब बाबू फिर वहीं आएगा जो आपने ऑटोगैमी में पढ़ा था कि जब 4 बनेंगे तो एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा बनेगा। फिर बड़का वाला 1 का रहेगा, छोटका वाला 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है ना, बड़ा वाला 1 से 2 हो जाएगा, और उसके बाद 20 से कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो 2 पैरामीशियम अलग अलग हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर है कि 4 बनेंगे, 2 बड़े 2 छोटे हो जाएंगे, और उसके बाद बड़ा वाला 1, छोटा वाला 2, बड़ा वाला 1, छोटा वाला 2 हो जाएंगे। बड़ा वाला का मतलब क्या समझ रहे हैं, बड़े वाले का मतलब होगा मैक्रोन्यूक्लियाई, ठीक है ना, और छोटे वाला का होगा माइक्रोन्यूक्लियाई, दीर्घ और लघु केंद्रक, ठीक है। और उसके बाद ये पैरामीशियम डिवाइड हो जाएगा और 1 से 2 पैरामीशियम बनकर तैयार हो जाएंगे। इंडोमिक्सिस की खोज वुडरूफ और इर्डमैन ने 1914 में की थी, और उसके बाद ऑटोगैमी की खोज, या ऑटोगैमी का कॉन्सेप्ट, ऑटोगैमी की थ्योरी जो दिया था पैरामीशियम और एलिया में, WF डीलर 1936 में कंसेप्ट दिया गया था। एक चीज़ और समझ लीजिएगा बाबू इसमें कि जो आपका इसमें एक पैरामीशियम एक कण पाया जाता है जिसको हम कप्पा पार्टिकल्स कहते हैं, और जो कप्पा पार्टिकल्स है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लीजिएगा। और उसके बाद जस्ट ये मैं उम्मीद करता हूँ कि पैरामीशियम का ये वाला जो आपका टॉपिक था ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जस्ट पढ़ेंगे पोरीफेरा का फाइलम, पोरीफेरा का जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, उसके बाद साइकान पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक आप ये समझिएगा कि कप्पा पार्टिकल्स, ठीक है ना, तो एक आप पढ़ेंगे कप्पा पार्टिकल्स, ठीक है, कप्पा पार्टिकल्स, ठीक है ना, एक कप्पा पार्टिकल्स। अब मोटी मोटा ये समझिएगा कि जैसे एक पैरामीशियम है और एक ये पैरामीशियम है, ये दोनों पानी में घूम रहे हैं। अब एक पैरामीशियम के अंदर कप्पा पार्टिकल्स है, दूसरे के अंदर कप्पा पार्टिकल्स नहीं है, मान लीजिए, ठीक। अब ये घूमते 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 कहीं ना कहीं इसके संपर्क में आ गया। अब इसके संपर्क में आया तो जो ये कप्पा पार्टिकल्स इसके अंदर था, इसके अंदर के जीन होता है, कप्पा पार्टिकल्स जो साइटोप्लाज्मिक जीन होता है। अच्छा, साइटोप्लाज्मिक जीन का होता है बाबू, साइटोप्लाज्मिक जीन का मतलब होता है जैसे न्यूक्लियस कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, तो जब केंद्रक के अंदर जो DNA होता है इसे न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियर जीनोम कहते हैं, न्यूक्लियर जीनोम कहते हैं, ये आनुवंशिक मूल पदार्थ है। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म होता है कोशिका का, इसके साइटोप्लाज्म में चीज़ें पाई जाती हैं, यानी ये कह सकते हैं कि इसके साइटोप्लाज्म में जो जीन पाया जाता है उस जीन को प्लाज्मा जीन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्लाज्मा जीन कहते हैं या प्लाज्मोजीन कहते हैं। तो जो कप्पा पार्टिकल्स है वो पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है जिसको प्लाज्मा जीन कहते हैं, और जब भी उसका इनहेरिटेंस होता है, यानी एक पैरामीशियम से दूसरे पैरामीशियम में जाता है तो साइटोप्लाज्म के माध्यम से जाता है, ना कि उसके न्यूक्लियस के माध्यम से जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे एक पैरामीशियम के अंदर कप्पा पार्टिकल्स है, वो दूसरे पैरामीशियम के संपर्क में है, जो बेचारा क्या है, सेंसिटिव है, ठीक है ना, और इस सेंसिटिव पैरामीशियम के संपर्क में आएगा तो इसको मार देगा। ऐसा देखा गया, ठीक है ना, कि एक तालाब में जैसे 2 पैरामीशियम है, तो एक पैरामीशियम दूसरे पैरामीशियम के जैसे ही मैटिंग या संपर्क में आया, एक पैरामीशियम मर गया, एक पैरामीशियम जी गया, ठीक है ना। जब इस पर रिसर्च हुआ तो पता चला कि अरे यार ये कौन सा पैरामीशियम मर रहा है, कौन जी रहा है, तो जी क्यों रहा है और मर क्यों
क्यों रहा है? तो जब मरे वाले पे स्टडी की गई तो पता चला कि इसमें कुछ ऐसे केमिकल हैं जो बनते हैं इस वाले में, इसमें नहीं पाए जाते हैं, यानी इसमें कप्पा पार्टिकल्स नहीं था। जो जिंदा रहा उसकी स्टडी की गई तो पता चला कि उसमें एक कप्पा पार्टिकल्स पाया जाता है, जिसमें एक केमिकल सीक्रेट होता है जिसको कहा जाता है पैरामिसिन, ठीक है ना, पैरामिसिन, ध्यान दीजिएगा, पैरामिसिन एक केमिकल सीक्रेट होता है। और जो पैरामिसिन एक केमिकल सीक्रेट होता है, ये पैरामिसिन एक केमिकल किलर केमिकल है, जो जिस पार्टिकल्स निकलता है यानी कप्पा पार्टिकल्स निकलता है और जिस पैरामिसियम के अंदर वो पार्टिकल्स नहीं है उसको ये किल कर देता है या मार देता है, ठीक है ना। जो कप्पा पार्टिकल्स होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है कप्पा पार्टिकल्स में, एक होता है इसका पाई पार्टिकल्स, एक होता है म्यू पार्टिकल्स, एक होता है लैम्डा पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो कप्पा पार्टिकल्स का अगर अभी तक कुछ मतलब ना समझा लोग है ना, तो मतलब ये समझ लीजिए कि ये दूगो पैरामिसियम में से एगो पैरामिसियम बहुत हरामी है। वो पैरामिसियम जैसे ही दूसर का सीधा साधा पैरामिसियम के संपर्क में आवला ओके मार देला, तो जो मार देला वो में हरामीपन का गुण होता है जिसको हम कहते हैं कप्पा पार्टिकल्स के जीन। और जो सीधा साधा रहता है ये हरामी नहीं है, यानी ये दुष्ट किस्म का नहीं है, ये एकदम सीधा साधा बेचारा है। और ई क्या है कि इसके अंदर कप्पा पार्टिकल्स है। अब कप्पा पार्टिकल जैसे ही ये बंदूक लेके घूम रहा है, जो ये बिना बंदूक का है, ई गया इसको मार दिया, तो इसके पास बंदूक है जिसको कहते हैं आप, जिसमें गोली है, पैरामिसिन। एक केमिकल सीक्रेट होता है कप्पा पार्टिकल्स वाले जीन से, और ये पैरामिसिन इसको किल कर देता है। ये जो कप्पा पार्टिकल्स का सिस्टम है ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होता है इसमें पाई पार्टिकल्स, और एक होता है इसमें म्यू पार्टिकल्स, और एक होता है इसमें लैम्डा पार्टिकल्स, ठीक है ना। एक लैम्डा पार्टिकल्स होता है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि म्यू पार्टिकल्स, एक होता है पाई पार्टिकल्स और एक होता है लैम्डा पार्टिकल्स। ये 3 तरह के पैरामिसियम में पाए जाने वाले कप्पा पार्टिकल्स हैं जो पैरामिसियम में पाए जाते हैं, जबकि सबकी सेंसिटिविटी, सबका जो किलर पावर होता है वो अलग अलग होता है। मान के चलिए कि जो पैरामिसियम का पाई पार्टिकल्स है ये नॉन किलर सेंसिटिव होता है, म्यू पार्टिकल्स होता है ये सेंसिटिव होता है जो मार देता है, पैरामिसियम को ख़त्म कर देता है। लैम्डा पार्टिकल्स भी होता है जो किल करने का काम करता है। तो ये सेंसिटिव होता है जिसे हम पाई पार्टिकल्स कहते हैं। जो पाई पार्टिकल्स होता है बिल्कुल सेंसिटिव होता है, म्यूटेंट टाइप का, जिसमें कीलर गुण नहीं होता है। इसमें कीलर गुण होता है और इसमें भी कीलर गुण होता है, लेकिन इसमें कीलर गुण नहीं होता है, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे आप बैक्टीरिया, जब फर्स्ट सेमेस्टर के बैक्टीरिया वाले चैप्टर में यानी बॉटनी में आपने पढ़ा होगा, तो बैक्टीरिया वाले में आपने ये पढ़ा था कि जिसमें प्लाज्मिड का आर फैक्टर होता है, जिसमें एफ फैक्टर होता है। जिसमें आर होता है उसे रेसिस्टेंस फैक्टर कहते हैं, जिसमें एफ होता है उसे फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं। तो आपने देखा था कि पैरामिसियम बैक्टीरिया में एक प्लस बैक्टीरिया था, एक माइनस बैक्टीरिया था। जो प्लस बैक्टीरिया था जिसे डोनर बैक्टीरिया कहते थे, तो डोनर बैक्टीरिया में क्या था कि उसमें फर्टिलिटी फैक्टर था, यानी फर्टिलिटी प्लाज्मिड था। और जिस बैक्टीरिया को माइनस बैक्टीरिया, रिसिपिएंट बैक्टीरिया कहते थे, ठीक है ना, उससे कहते थे कि उसमें यह फैक्टर नहीं होता। उसी तरह से पैरामिसियम में कि जिसमें कप्पा पार्टिकल्स होता है वो क्या हो गया, कीलर पैरामिसियम हो गया, और जिसमें नहीं होता है वो सेंसिटिव पैरामिसियम हो गया। जब कीलर पैरामिसियम सेंसिटिव पैरामिसियम के संपर्क में आता है तो सेंसिटिव पैरामिसियम को मार देता है, क्योंकि उसके पास एक केमिकल सीक्रेट होता है। कप्पा पार्टिकल्स में कप्पा जीन होता है और उसे जीन के माध्यम से सीक्रेट होता है। तो उम्मीद करते हैं बाबू इसको अच्छे से नोट्स आप बना लीजिएगा अपनी बुक्स देख करके। और आर्यल कोटपाल की जो बुक है वो सबसे बेहतर बुक है मेरे हिसाब से वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के लिए। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप नोट्स बनाते होंगे अच्छे से। इस प्रकार जो आपका यूनिट नंबर 1 है, पेपर नंबर फर्स्ट का, यानी जो टी पेपर यानी 1T है, आपका जो पेपर कोड है लास्ट में 1T का जो यूनिट नंबर 1 है उसमें आपको पैरामिसियम पढ़ना है, यानी प्रोटोजोआ का पैरामिसियम पढ़ना था। उसमें पोरीफेरा का साइकान पढ़ना है और सिलेंट्रेटा का आपको ओबिलिया पढ़ना है, ठीक है ना। तो यूनिट नंबर 1 में एक सेगमेंट आपका पूरा होता है पैरामिसियम का, जिसमें आपने पढ़ा प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर। उसके बाद आपने पैरामिसियम को आपने मार्फोलॉजी और इसके रिप्रोडक्शन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट का ही, तो आएगा आपका साइकान, और साइकान शुरू होता है पोरीफेरा से। तो हम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर और उसके क्लासिफिकेशन के साथ हम साइकान के बारे में स्टडी करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये
पैरामीशियम का जो भी लेक्चर आपको मिला है ये समझ में आया होगा। रिक्वेस्ट करते हैं और उम्मीद भी करते हैं आपसे, अपेक्षा करते हैं कि आप बेहतर तरीके से पढ़ते होंगे और पढ़ाई लिखाई आपकी ठीक ठाक चल रही है। यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी, किसी भी तरह की कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे, या तो ऑफलाइन कमेंट्स के माध्यम से, या तो फिर ऑनलाइन चैनल के माध्यम से, या फिर जिस भी वे से हो सकता है आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप नोट्स बनाएंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक अच्छे तरीके से मन से करते रहिए। जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं आपका पूरा प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपका जो सिलेबस, जितना मैंने आपसे कमेंट्स कर दिया है या कमिटमेंट कर दी है कि इतना सिलेबस मैं दूंगा, तो उतना सिलेबस देने का पूरा प्रयास करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों क्लास के लिए जो मेरे वादे हैं, मैं वादों को पूरा करूंगा। अकेले होने के नाते और व्यस्तता होने के नाते थोड़ी वीडियो लेट जा रही है, कभी कभी कुछ टेक्निकल दिक्कत होती है, उसकी वजह से लाइट नहीं रहती है, इस वजह से वीडियो नहीं जा पाती है। उम्मीद करते हैं कि हम भी अब फ्री हैं, आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेगी, बॉटनी की भी मिलेगी, जूलॉजी की भी मिलेगी, और जो इंटरमीडिएट की क्लासेस हैं सभी आपको समय समय से मिलती रहेंगी। और उम्मीद करते हैं कि परीक्षा से पहले आपकी क्लासेस कंप्लीट करके टेस्ट कराया जा सके। ठीक है ना। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर उम्मीद करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो बढ़िया लगती हो तो आप अपने दोस्तों को और अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फिर चैनल पे, जो भी आप जिस भी वे से अगर आप शेयर करना चाहें तो इसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स करें, और अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करें, और अगर चैनल पे लगे कि बढ़िया मैटर हमें मिल पा रहा है, अच्छा कंटेंट मिल पा रहा है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।